नमस्कार दोस्तों, सेवा क्लासेज में आपका स्वागत है। अब नंबर सिस्टम को संख्या पद्धति के हम डेफिनेशंस वगैरह पढ़ चुके हैं। अब उनके कुछ स्पेशल प्रसार और उनको हम पढ़ते हैं, उनके स्पेशल यूजेज को पढ़ते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार। उनके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। शांत होता है, अशांत होता है जो चलता रहता है, शांत जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। ऐसे दशमलव प्रसार को क्या होते हैं, ये परमी संख्याएं होती हैं। अशांत होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जो कुछ समय बाद रिपीटेशन जिनमें चालू हो जाता है, कुछ समय बाद नंबर्स का रिपीटेशन चालू हो जाता है, ये क्या होती हैं, ये परमेय संख्याएं होते हैं। और दूसरा जिनमें रिपीटेशन चालू नहीं होता, अनावृत्ति होती है, लगातार वो नंबर्स बदलते रहते हैं, रिपीटेशन चालू नहीं होता है, वो सब क्या होते हैं, अनावृत्ति दशमलव प्रसार होते हैं, अशांत प्रकार के। और ये सभी अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार का, शांत और अशांत। शांत परमेय संख्याएं होती हैं और अशांत जो शांत कुछ समय के बाद जिनमें शेषफल 0 हो जाता है। अशांत जो चलते रहते हैं, उनमें एक होता है जिसमें नंबर्स रिपीट होने लग जाते हैं, वो क्या होते हैं, अशांत। और वो आवृत्ति मतलब लगातार फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, लगातार वो चल रहे हैं, तो ऐसी को परमेय कहते हैं। परमेय दो प्रकार को है, एक तो शांत और अशांत में जिनमें रिपीटेशन हो जाता है। जिनमें रिपीटेशन नहीं होता, लगातार वो डिवाइडेशन होता जाता है, वो क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, चलो इनके कुछ यूजेज देखते हैं। परमेयीकरण, इनका बदलना आपको पूछेगा, वो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। देखो, जब शेष शून्य हो जाता है, शेष क्या होता है, शून्य हो जाता है, तो इस प्रकार को शांत दशमलव कहते हैं। इसके हर में सदैव 2 और 5 की घात होती है, या फिर दोनों की, या तो 2 की होगी या 5 की होगी, या फिर दोनों की घातें होंगी। जब शेष शून्य नहीं होता है तो दो प्रकार की स्थिति होती है, कुछ चरणों के बाद पुनरावृत्ति होने लग जाती है। ठीक है, कुछ समय के बाद पुनरावृत्ति होने लग जाती है, तो ऐसी भी संख्या क्या होती है, परमेय संख्याएं होती हैं। इनके हर में 2 और 5 की घातें नहीं होती है। और शेष कुछ समय के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है। अनावृत्ति मतलब लगातार चलते रहते हैं, इनको अशांत अनावृत्ति संख्याएं कहते हैं। इनको P/Q रूप में लिखना संभव नहीं है, ये अपरमेय संख्याएं होती है। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। देखो, परमेय संख्या शांत वाली, परमेय संख्या अशांत वाली, और अपरमेय संख्या अशांत वाली जिनमें रिपीट होता रहता है। पाई, ये रूट पाई नहीं, सिर्फ पाई है, 3.14, ये कभी भी रिपीटेशन नहीं होगा। √2 कम करते जाएंगे, रिपीटेशन नहीं होगा। रिपीट कुछ समय बाद रिपीट करने लग जाते हैं, तो वो क्या होती है, परमेय संख्या हो जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे नंबर्स का परमेयीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बार वाले सवाल आपको दिए होते हैं और उनको परमेय रूप में बदलने के लिए आपको कहता है। अब पहली जो है, इसमें 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिनको हम भी डिटेल में देखेंगे। जितने अंक पर बार है उतने नीचे 9 लगा देते हैं। सबसे पहला टाइप, जितने अंक पर बार है, जैसे 0.3 बार, जब पॉइंट के बाद डायरेक्ट बार हो तो उसमें जितने पर बार होता है उतने ही नीचे 9 लगा देते हैं। जैसे ये हो जाएगा 3/9, तो आगे होगा 1/3, टाइप 1। टाइप 2 जो होती है उसको देखो, बार वाले अंक के अलावा अंक को पूरी संख्या में से घटा देंगे और जितने अंकों पर बार होगा उतने नीचे 9 लगा देंगे। टाइप 2 जो होगी, इस प्रकार के सवाल बनेंगे, देखते हैं उनको। 29.376 पे बार, इस प्रकार के सवाल बनेंगे दूसरे टाइप के। अब इनको कैसे करेंगे, इनको करेंगे 29.376 माइनस करना है, जितने बार वाले शब्द नहीं उनको उसमें से घटा देता है, तो 29 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जितने नंबर्स पर बार है उतने नीचे 9 लगा देंगे। 3 नंबर पर है तो 999, ये इसका सरलीकरण रूप होगा, सिंप्लीफिकेशन मेथड होगा। अब इससे थर्ड टाइप के क्वेश्चन और बनेंगे, उसको देखते हैं। जितने अंक दशमलव के बाद बिना बार वाले हैं, दशमलव के बाद बिना बार वाले जितने अंक उतने नीचे 0 लगा देंगे। तो देखो, जैसे 7.214 और 14 पर क्या है, बार लगा हुआ है। इसको कैसे करेंगे, 7
214 माइनस क्या करेंगे 72 बिना बार वाले जितने भी सबको। अब इसमें क्या है, दशमलव के बाद एक अंक है जिस पर बार नहीं है, इसको नीचे, तो कितनों पर बार है, 2 पर, तो 2 नीचे 9 लगा देंगे, और जितने पर बार नहीं है पॉइंट के बाद उसके नीचे 0 लगा देंगे। ये इसका सिंप्लीफिकेशन मेथड हुआ। ध्यान रखना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, तीन ही प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला दिस टाइप डायरेक्ट है, पॉइंट के बाद डायरेक्ट बार दे रखा है, नीचे 9 लगा दो बस। पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले नंबर दे रखे, जितने नंबर दे रखे उनको सेपरेट कर दो और जितने पर बार है उसके नीचे 9 लगा दो। तीसरा मेथड क्या आएगा, पॉइंट के पहले भी नंबर होंगे और पॉइंट के बाद भी नंबर होगा और उसके बाद बार चालू होगा, तो जितने भी बिना बार नंबर है उनको सेपरेट कर दो और जितने भी पॉइंट के बाद नंबर से जिन पर बार नहीं उतने नीचे 0 लगा दो। इससे बाहर इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तीनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इसी को लिख लेना, इससे बाहर इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो एक आगे देखते हैं, परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना जिससे उसे नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं। जैसे 1/√2 है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हर में अगर अपरिमेय हुआ तो वो उसको हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। तो इसको सरल कैसे करेंगे, 1/√2 है, ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2/2। अब इसको नंबर लाइन पर शो करना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि √2 क्या होता है 1.41 कुछ ऐसे अपॉन में 2, तो इस प्रकार से इसको नंबर लाइन पर 0.7 मतलब 0 और 1 के बीच में ये नंबर होगा, इसी इजीली हम उसको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न का परिमेयकरण करो। सिंप्लीफिकेशन मतलब नीचे से अपरिमेय संख्या को हटाना है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, नीचे से। तो इसमें क्या होता है, इनके जस्ट जो नंबर्स होते हैं उनसे इनको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में ये होगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है a² माइनस b², तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, ये होगा 2 माइनस √3। ठीक बात है, अब इसको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, ऐसे ही इसको करते हैं हम। ये हो जाएगा 5 अपॉन में √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5 अपॉन में √3 प्लस √5। आगे जाके ये होगा 5 इंटू में √3 प्लस √5 अपॉन में माइनस आएगा यहाँ पर 3 माइनस 5, तो ये आएगा -5/2 इंटू में √3 प्लस √5। ओके, क्लियर है। अब ये लास्ट वाला देखो, इसको भी सेम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 7 माइनस 3√2 अपॉन में ये हो जाएगा 49 माइनस ये क्या होगा 9 इंटू 2 18। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 31। ये इसका सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो ये ऐसे इसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण मतलब ऊपर नीचे उसके रेसिप्रोकल से गुणा करते हैं और उसके नीचे जो है हर में परिमेय संख्या लाते हैं जिससे उसको नंबर लाइन पर इजीली शो किया जा सकता हो। नेक्स्ट है, और ये इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा भी है, 1/7। देखो मैं जितने भी एग्जाम्पल ला रहा हूँ आपकी NCERT बुक से ला रहा हूँ, जो आपकी 10th 9th 10th की बुक में क्लास में चलती है उसी से ला रहा हूँ, जो राजस्थान बोर्ड में चलती है उससे और CBSE में जो चलती है उससे लेके आ रहा हूँ। तो ये आपको डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब हमका इसका सिंपल मेथड है, 1/7 को आप डायरेक्ट क्या करो डिवाइड करके लिखो। ये क्या होगा 0.13
कैरी होगा तो 4, ठीक है, 0.142 बचा 2 और इस प्रकार से नंबर चलता जाएगा। 2/7 क्या होगा, ये होगा 0.284, कुछ इस प्रकार से चलता जाएगा। इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या आपको चाहिए, तो कुछ भी हो सकती है, अनंत अपरिमेय संख्या होंगी। देखो ये 0.14 है तो 0.15 इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या इस प्रकार चलती रहेगी, और ये 0.21 है, 28 है तो 0.274 ये भी इसके बीच में होगी, तो अनंत अपरिमेय संख्या इस प्रकार से इसके बीच में आ सकती है। ये सभी अपरिमेय संख्या है इनके बीच में आने वाली, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, याद रखना इसे, बहुत अच्छा सवाल है। जांच कीजिए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। 7√5 7/√5 √2 + 21 और पाई -√2। देखो सबसे पहले देखते हैं 7/√5, तो 7/√5। अब इसको सरल करो, तो पहले √5 क्या होता है वो निकाल लो, इसका मल्टीप्लाई 7 से हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा √5 होता है 7 × 2.236, तो ये हो जाएगा, आगे जाके 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 6 15 पॉइंट कुछ यहाँ पर ये आएगा 15.652, ये करके ये नंबर आएगा। अगर इस प्रकार से नंबर आएगा तो क्या होगा, ये लगातार चलता रहेगा, इसी प्रकार से √5 आगे भी चलता रहेगा, तो ये क्या होगा, अनावसानी होगा। अनावसानी होगा तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। दूसरा भी देख सकते हैं, √5 हमारे पास है तो 7/√5 को हम देख सकते हैं, 7/2.236, ये देखेंगे, या फिर ऐसे हम कर सकते हैं 7 × √5 ऊपर अपॉन में √5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, तो 7/√5 हम देख सकें, 15.652 अपॉन में 5, तो ये क्या जाएगा 3 पॉइंट कुछ आगे चलेगा, तो ये भी क्या होगा, अनावसानी होगा, और ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तीसरा क्या है, √2 + 21, तो √2 में √2 खुद अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में कितने भी नंबर जोड़ते जाओ वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। इसी प्रकार पाई -2, तो पाई -2 क्या होगा, पाई की नंबर्स क्या होती है 3.1415, और ऐसे वो चलता रहता है। आगे इसमें -2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.1415 आगे इसी प्रकार से चलता रहेगा, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये तीनों ही, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, चारों ही संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। इनको आप बार बार करके देख रहे हैं, आपकी कहाँ से लिए, एनसीईआरटी बुक से ली गई, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इनके हमको ऐड करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देखना है। चलो देखते हैं ऐड करके हम, सिंपल ऐड है, 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3, इससे इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3√2 प्लस इसमें से इसको दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन का चिन्ह है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√3, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कौन अपरिमेय और कौन परिमेय। जो सरलीकरण करने पर परिमेय संख्या बदल गए परिमेय, बाकी सब अपरिमेय, तो इसको हम ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 × √5 हो जाएगा 5, तो 60, तो ये क्या हुआ परिमेय संख्या। इसको देखते हैं 8/√15 बटे में 2√3, तो 8 क्या होगा 8 × √15 को हम लिख सकते हैं √3 × √5 बटे में 2 × √3, ये दोनों कट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 4√5, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या हुई, ये अपरिमेय संख्या हुई, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं 1-2 क्वेश्चन।
यहाँ पर हमारे पुराने वाले क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। जो ये सभी क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से ले रहा हूँ, ठीक है। तो इनको आपको बार बार करके देखना है, इनके नोट्स बना लेना, बार बार करके देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि ए तथा बी दो धनात्मक वास्तविक संख्या हैं तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको देख लें, इनसे आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत ईजी हो जाएगी। ओके, देखते हैं। देखो क्या है, रूट ए बी जो है, रूट ए बी, इसको हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है। रूट ए अपॉन में रूट बी, ये इस प्रकार से रूट ए अपॉन बी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक बात है। इसको देखते हैं, ये हमने अभी फॉर्मूला यूज किया था, थर्ड वन जो है, देखिए रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी बराबर ए माइनस बी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मतलब बीच में अगर माइनस होता है, ऐसे होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर रूट है तो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक बात है ना। ऐसे ही होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, रूट ए का सी से करेंगे रूट ए सी, रूट ए का डी से करेंगे रूट ए डी, रूट बी का रूट सी से करेंगे रूट बी सी, रूट बी का रूट डी से करेंगे रूट बी डी, ठीक बात है। इसको हमें डायरेक्ट स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए, रूट बी का स्क्वायर करेंगे बी प्लस 2 रूट ए बी, ये इसका विस्तार हुआ, ठीक है। इनसे क्या है, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और आपके जो क्वेश्चन को करने की स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक लास्ट ये एग्जांपल देखते हैं इस पर परमेरिकल पर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक बार इसे देख लेते हैं। तो निम्न इन उदाहरणों को देखते हैं। सबसे पहले दिस वन, देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। इनका मल्टीप्लाई करना है तो 5 का पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 2 10, फिर आ जाएगा प्लस के 5 रूट 5 प्लस 7 का रूट 7 का करेंगे तो 2 रूट 7 प्लस रूट 7 और रूट 5 क्या हो जाएंगे, रूट 7 इंटू 5 बराबर रूट 35। तो क्या आएगा नीचे, 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35, ठीक है। ओके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। ये कौन सा है, ये आपको दिख रहा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 5 प्लस रूट 5 तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 20। थर्ड वन देखेंगे, इसको सिर्फ आपको वर्ग करना है। थर्ड वन ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको एक बार एरेंज करके देखते हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, नोट्स बना लीजिए इनसे, जिससे आपको बार बार ये वीडियोस देखो और नोट्स बनाओ अपने। इसका हमें स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू रूट 7 रूट 3 क्या होगा रूट 3 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 21। ओके, इसको देखेंगे हम, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगा, तो रूट 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 11 और माइनस 7 माइनस रूट 7 का 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। क्लियर है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डायरेक्ट इन सब सूत्रों को आपको थोड़ा पढ़ना है, याद करना है इनको, इनसे आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। आगे देखते हैं अब, ये है आपके लिए घातांक के नियम, आपके एनसीईआरटी बुक्स में दे रखे हैं। ये घातांक के नियम आपको प्रॉपर याद करने, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको
वहाँ पर मिल सकते हैं। आपके नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही, इसी नंबर सिस्टम को आपको ठीक से पढ़ना है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही। थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन ईजी है, एक बार समझ में आ गया तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। देखो फर्स्ट हम देखते हैं ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ये को हो जाएगा जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा ए की पावर m प्लस n। जब आधार समान हो, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा ए की पावर m की पावर n, ए की आधार है, पावर पर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स का, घात का, ए की पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक बात है, दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे, जब आधार समान हो घातें जुड़ जाती हैं, ए की पावर m की पावर n है तो ए की पावर mn हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले को। ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, आधार समान हो और बटे में है तो घातें घट जाती हैं, ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। ओके, ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए की पावर n इंटू बी की पावर n, तो ये हो जाएगा जब आधार बी की पावर m, जब आधार अलग अलग और घात एक ही हो तो आधार का मल्टीप्लाई हो जाता है, a इंटू बी की पावर n। जब आधार अलग अलग हो और घात एक ही हो तो आधार का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये a की पावर 0 बराबर होता है 1। इसको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कथन निष्कर्ष में या फिर ऑप्शंस वाले में, जैसे 4 दे देंगे कौन सा गलत है उसको पूछ सकते हैं। ये ए की पावर m होता है तो उसको बटे में लेके जाते हैं तो ए की पावर माइनस m हो जाता है। ए की पावर माइनस m है, उसको अगर बटे में लेके जाएंगे तो 1 अपॉन ए की पावर m हो जाएगा। ठीक बात है, ध्यान रखना। इसको देखो, ए की पावर m अपॉन n होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 1 अपॉन n की पावर m, तो ये हो जाएगा ए की पावर m की पावर 1 अपॉन n। ध्यान रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए की पावर n बराबर में b है तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर b की पावर 1 अपॉन n। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है हमें। इसको देखते हैं, a की पावर m बराबर a की पावर n, आधार समान है तो घातें क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में m बराबर n होगा। जब आधार समान हो तो घात भी समान होगी, आधार समान हो तो घात भी क्या होगी, समान होगी इस स्थिति में। तो इसको ध्यान रखना है। अब एक है माइनस ए की पावर m बराबर ए की पावर m हो जाएगा जब m क्या हो, सम संख्या हो, और माइनस ए की पावर m बराबर माइनस ए की पावर m हो जाएगा कब, जब m क्या हो, विषम संख्या हो। ये सारे के सारे सूत्र आपको लिख लेने और इनको बार बार वो याद करना है, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इकाई का अंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इकाई का अंक देखिए सिंपल है बिल्कुल। अगर आपसे डायरेक्ट अगर वो क्वेश्चन पूछे इकाई के अंक का, डायरेक्ट इस प्रकार के नंबर दे रखे हों तो इकाई के जो अंक, यूनिट जो नंबर होते हैं उनका मल्टीपल कर दो। जैसे यहाँ पर 1, 7 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो 21 आएगा, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर दे रखे हो, जैसे 3, 5, 2 इंटू 5, 3, 9 इंटू 2, 3, 5 इस प्रकार दे रखे, तो यहाँ पर 2 इंटू 9 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 90। तो इकाई का अंक क्या हुआ, 0। इस प्रकार से होगा। ठीक है, टाइप 2 में क्या होगा, अगर
संख्याओं पर घात दी हुई है तो घात को 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको इकाई के अंक पर लगाएंगे और वही उसी का यूनिट करेंगे, वही यूनिट नंबर होगा, उनका मल्टीपल करके हम आंसर निकालेंगे। जैसे 57 को 4 से डिवाइड करो, 57 डिवाइडेड बाई 4 तो क्या आएगा, 4 × 1 = 4, 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 1 इंटू, फिर 63 को करेंगे, 63 डिवाइडेड बाई 4, 3 बचेगा। ठीक है, तो क्या आएगा 6 की पावर 3 इंटू 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो 3 की पावर 1 3, 6 की पावर 3 कितना होगा 216 इंटू 1। अब वही यूनिट नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 6 इंटू 1 बराबर क्या होगा 18, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 8, क्या होगा 8 होगा। ठीक है, ध्यान रखना। टाइप नंबर 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई यूनिट नंबर का, टाइप नंबर 2 जो अगर घात में दे रखे हैं तो घात को 4 से भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा उसको यूनिट नंबर पर लगाएंगे और उनका मल्टीपल करेंगे, टाइप नंबर 2। और एक और टाइप होगी, बस इसी प्रकार के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अगर घात 4 का भाग देने पर शेषफल 0 हो तो घात 4 लगाकर ज्ञात करेंगे। जैसे 64 है, 64 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 की पावर 4 कर देंगे, 5 की पावर 4 कर देंगे और 8 की पावर क्या करेंगे 20 आएगा, 22 में अगर 4 की डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो क्या आएगा देखो 3 3 जा 9, 81 इंटू 625 इंटू 64, इनका यूनिट नंबर देख लेंगे, 1 इंटू 5 इंटू 4 बराबर 20, तो 0 क्या आ जाएगा इसका यूनिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही है, बस बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस आपको। टाइप नंबर 4 देख लेंगे, ये डायरेक्ट है। अगर आधार वाली संख्या, अगर संख्या में आधार वाली संख्या में 0, 1, 5 और 6 हो तो इनका इकाई अंक हमेशा यही संख्याएं होंगी, चाहे भी उसकी घात कितनी हो। अगर 0 हो इसकी कितनी पावर हो भले ऊपर, ठीक है, 1 हो इसकी कितनी पावर हो, 5 हो इसकी कितनी पावर हो, 6 और इसकी कितनी पावर हो, तो हमेशा यही आएंगी लौट कर। जैसे ये नंबर है तो इसमें यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, इसका 5 वाले का हमेशा 5 आएगा, 6 वाले का क्या आएगा हमेशा 6 आएगा और 1 का हमेशा 1 आएगा, तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 5 30, तो 0 इसका क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। क्लियर है, हमने 4 प्रकार देखे, पहला डायरेक्ट मल्टीपल, दूसरा घात को 4 से डिवाइड किया, तीसरा क्या किया हमने लगा दिया, तीसरा अगर घात को 4 से डिवाइड करने पर 0 शेषफल आ रहा है तो वहाँ पर क्या किया हमने डायरेक्ट उनको 4 घात को 4 लगा दिया, पावर को 4 मान लिया, और चौथा क्या है अगर जो आधार है उसमें यूनिट डिजिट है वो 0, 1, 5, 6 हो तो उसका कितना ही मल्टीपल कितनी घात क्यों ना हो वही नंबर हमेशा आएंगे उनके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यूनिट डिजिट को देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं गुणज एवं गुणनखंड। देखो ये इसमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, वहाँ पर दे रखा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, परमेय और रियल संख्या, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आपकी जो एनसीईआरटी उसमें सारी चीज़ें दे रखी है, तो आपको ये पढ़नी पड़ेंगी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ने, ऐसा नहीं बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज़ पढ़ने, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पढ़े हैं। गुणज एवं गुणनखंड क्या होते हैं? प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, मतलब गुणनखंड हर एक का अद्वितीय होता है। इसमें 2-4 महत्वपूर्ण चीज़ देख लो। प्रत्येक संख्या के लिए एक गुणनखंड होता है, एक जो होगा प्रत्येक संख्या के लिए गुणनखंड होगा 1। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है, मल्टीपल्स होती है। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उसके संख्या के से बड़ा, ये बड़ा है, या उसके बराबर होगा, या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इनको ऑप्शंस में 4 ऑप्शन देके गलत सही कथन में पूछ सकते हैं।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं, 3 या 4 प्रकार के। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, एक गुणनखंडों की संख्या, एक गुणनखंडों का योग, ये 3 प्रकार क्वेश्चन पूछे, उनको देख लेना बस, छोटे छोटे, उनको थोड़ा ध्यान दें। देखो, जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, अभाज्य गुणनखंड, तो उनमें क्या करना है, आपकी घातों का योग हो जाएगा, घातों का योग हो जाएगा। 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, तो 4 + 1 बराबर हो जाएगा 5। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 5 हो जाएगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर पूछता है तो उनकी घातों का योग हो जाता है, जो उसकी पावर होती है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो पावर होती है उसका योग हो जाता है, उसका एडिशन हो जाता है। सभी भाजकों का योग, जितने भी डिवाइजर्स होते हैं उन सबका योग होता है, तो उनको कैसे करते हैं, जैसे 1080 है, तो इसका क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो इसका करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले, क्योंकि 1 होता है, ध्यान रखना, हर एक का 1 एक मल्टीपल होता है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। फिर वही 3 के साथ करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। फिर वही 5 के साथ करेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। सबको यहाँ पर लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, तो क्या आएगा, 3600 आ जाएगा। ध्यान करना, अभाज्य गुणनखंडों की अगर संख्या की कोई बात करता है तो घातों का डायरेक्ट योग कर देंगे, और उनके भाजकों का, सभी भाजकों का योग करता है, तो जो घात है उसको पहले लिखेंगे, घातों को फिर प्लस में लिखेंगे, और जितनी घातों को उससे एक ज़्यादा आएगा, जैसे फिर 3 घात है तो 1 2 3 4 नंबर से आए, ठीक है, क्योंकि 1 ऐड होता है उसमें। सभी गुणनखंडों की संख्या, एक तो होती है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो क्या होती है, देखो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है, वो होती है घातों का योग, घातों का योग। अब सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, जैसे 520 है, तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ठीक है, तो 3 + 1, तो इसकी क्या हो जाएगी, सभी गुणनखंड 3 + 1, क्योंकि इसकी टोटल 3 बन रहे, और एक 1 0 वाला होगा, 3 + 1, इसकी 1 + 1, और इसकी भी 1 + 1, तो क्या हो जाएगी 4 8 दूनी 16। टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 16 होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में डायरेक्ट घातों को जोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है, घात से 1 प्लस करके सबका मल्टीपल कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे याद हो जाएंगे। अब ये देख लेते हैं भाजकता के नियम को। इस पर काफ़ी सरल क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, याद होने चाहिए। देखो पहले ये देखते हैं, तीनों जो है ये अच्छे हैं, ये तीनों। 2 की भाजकता का नियम क्या होता है, जो लास्ट में सम अंक होना चाहिए, अंत में सम संख्या होनी चाहिए। 4 की भाजकता का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जाना चाहिए। 8 की भाजकता का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। 2 में लास्ट संख्या में दोगुना किया, 4 में लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, और 8 का कर दिया, तिगुना कर दिया, तो लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 2 का गुना करा 2, तो 4 अंकों में, मतलब 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, और उसका 3 गुना किया 2 का, तो 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। 3 की भाजकता का नियम क्या है, अंकों के योग में 3 से भाग जाना चाहिए। 9 की भाजकता का नियम, अंकों के योग में 9 से भाग जाना चाहिए। 5 की भाजकता का नियम, 0 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो 2 का 4 का 2 नंबरों में लास्ट के में, 8 में लास्ट के 3 नंबरों में 3 का, अंकों के योग में 9 का, अंकों के योग में 5 का, 0 और लास्ट में 0 और 5 आने चाहिए। 6 की भाजकता का नियम क्या होता है, 2 और जो संख्या है 2 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए, 2 से और 3 से, दोनों से। 11 की भाजकता का नियम क्या है, देखो 11 की भाजकता का नियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए
संख्या के दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य, तो 0 या फिर 11 से विभाज्य। जैसे कोई संख्या आपको दी है 2, 3, 5, 7, तो दाएं अंक से करो, 5 और 2 7, ठीक है, एक स्थान छोड़ के, और बाएं से 7 और 3 10। आपको 10 - 7 करना है, डिवाइडेड बाई बचेगा 3, तो 3 क्या ना है तो 0 है, ना ही उससे 11 से डिवाइड है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसकी जगह पर ये होता 2, 3, 5 और 4 होता, तो ये क्या होता 7, ये दोनों 7 और ये दोनों भी 7, -7 बराबर 0, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होता। ठीक बात है, ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत ईजी है 11 की भाजकता का नियम। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 21/5, 21/5, इसको 9 से विभाज्य करना है, तो y का न्यूनतम मान, ये 9 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। y से मतलब 9 की भाजकता का नियम क्या होता है, नंबर्स को का योग जो है 9 से भाग जाना चाहिए, तो क्या होगा देखो 2 + 1 + 5 + y क्या होगा 5 और 2 7 और 1 8, 8 + y, ठीक है। अब ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या y की जगह पर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा 2 1 1 5 डिवाइडेड बाई 9, 2 टाइम्स 31 हुआ, 3 और 9 5 जो 45, ठीक है। इस प्रकार से ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो y की जगह पर क्या आएगा y बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर है, याद रखना है, बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं, लेसे एंड मैसे, ये लास्ट कंसेप्ट आपके चल रहे हैं, इसके बाद ये लगभग खत्म की ओर जा रहा है। लेसे और मैसे, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, महत्तम समावर्तक में क्या होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटी घात इसमें हम लेते हैं, ठीक है, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल गुणनखंड, हमेशा ये बड़ा आएगा गुणनखंड है, इसलिए बड़ी घात इसमें लेते हैं, ठीक है, सीधा सा है। इसमें तो लेते हैं जो कॉमन है, कॉमन जो है इसमें लेते हैं कॉमन इनटू जो बचा है, वो भी बचा है वो भी इसमें लेते हैं। कॉमन तो लेते ही, और जो बचेगा वो भी इसमें क्या है लेते हैं। जैसे 24, 36 और 48 का हमें वो देखना है। तो HCF और LCF, 24 के जो गुणनखंड होंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 36 के होंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और 48 के क्या होंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। अब HCF में क्या होता है, कॉमन फैक्टर देखते हैं, कॉमन इन सब में 2 में कौन सा क्या सबसे ज़्यादा कॉमन आएगा, सब में जो कॉमन है वो आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, और 3 की पावर में 3 की पावर 1 आएगा, 3 की पावर 1, तो ये हो जाएगा इसका HCF। LCM में क्या आएगा, ये तो लेना ही है, लेकिन जो बचा हुआ है वो भी लेना है। तो इसमें देखो, अगर हम 2 की पावर 2 ले लेते हैं तो सब में क्या बच जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 2 और बच जाएगा, इंटू 3 की पावर 1 भी ले लेंगे तो 3 की पावर बन जाएगा, तो यहाँ से 3 की पावर 2 आ जाएगा, तो ये क्या होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। बड़ी घातें इसमें लेते हैं, इसमें सबसे छोटी कॉमन घात, इसमें सबसे बड़ी कॉमन घातें हम लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे HCF का, देखो उसके कुछ वो पढ़ लेते हैं। HCF क्योंकि छोटा होता है उसका LCM में हमेशा भाग जाएगा, HCF LCM बटे HCF हमेशा एक पूर्णांक होता है। दो संख्या AX तथा BX जिसमें X क्या कॉमन है का HCF क्या होगा X होगा, और A और B क्या होंगी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, A और B अभाज्य संख्या हो जाएंगी, और इसका क्या होगा LCM क्या होगा, X तो कॉमन है वो तो होगा, और A और B जो बच्चा है वो भी होगा, ये इसका क्या होगा LCM होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दो संख्याओं के HCF एवं LCF का गुणनखंड दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या जैसे एक दे दी हमने, जैसे इसी को देख लेते हैं, संख्या 1 इंटू संख्या 2, एक AX और BX दो संख्याएं हैं, उनका LCM तो क्या आया
एक्स इंटू ए इंटू बी, और एच सी एफ क्या आया एक्स, और दोनों संख्या क्या है ए एक्स गुणा में बी एक्स। तो दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा बराबर में होता है दोनों संख्याओं के गुणा के। इससे सवाल आते हैं, इसलिए इसे ध्यान रखना। अंश और भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, जिसका भी जैसे भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो ठीक है, भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो हर में क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा अंश में, और भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो अंश में क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, भिन्नों का एचसीएफ अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। जिसका निकालना है वो ऊपर आएगा, जो निकालना है वो ऊपर आएगा, और उसके विपरीत अपोजिट नीचे आएगा। जैसे अंश भिन्नों का एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ ऊपर आ जाएगा, भिन्नों का एलसीएम निकालना तो एलसीएम ऊपर आ जाएगा, बाकी उसका अपोजिट नीचे आएगा। इसके बाद इस पर दो क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम क्या है 36 है, तो एचसीएफ क्या होगा। देखो हमने अभी पढ़ा था एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्या 1 इंटू संख्या 2। तो एलसीएम क्या दे रखा 36, एचसीएफ एक्स मान लेते, संख्या 1 12, संख्या 2 18। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणा 18 बटे में 36। ठीक है, तो 18 को कट कर लो, 18 टू जा 36, 2 से यहाँ पर कट कर लेंगे 6, तो आ जाएगा आंसर 6। तो एचसीएफ क्या होगा इसका 6 होगा, तो एचसीएफ बराबर 6। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक बात है, ध्यान रखना, और बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है। दूसरा देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष रहे। देखो तीनों संख्याओं से भाग जाना चाहिए, तो इन तीनों नंबर से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो एचसीएफ तो छोटा नंबर आएगा, तो हमें क्या नंबर निकालना पड़ेगा बड़ा नंबर निकालना पड़ेगा, और बड़ा नंबर क्या होगा एलसीएम। तो इनका सबका एलसीएम निकालो। 6 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, और 18 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा जो सबसे बड़ी पावर होगी, तो 3 की पावर 2 यहाँ से ले लेंगे, इंटू 2 की क्या आ जाएगा इंटू 2 की पावर 1 और 5 की पावर 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या आएगा इसका एलसीएम 9 इंटू 10 इक्वल टू 90। एलसीएम क्या आ जाएगा 90। 90 एक ऐसी नंबर होगा जिसमें 6 का भी डिवीजन होगा, 15 का भी भाग जाएगा और 18 का भी जाएगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 90 तो सबसे डिवाइड है और इसमें 5 हम ऐड कर देंगे। तो 95 एक ऐसा नंबर है जिसको 6, 15 और 18 तीनों नंबर से डिवाइड करने पर 5 क्या आएगा इसका शेष पड़ेगा। इतना सही आने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी, बस थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना होगा आपको। और अगर इस क्लास को आप अच्छे से देखोगे ना तो आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी वगैरह से आपकी क्लासें आ रही हैं और आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो भी हम उन्हीं किताबों से मोस्टली करवाएंगे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। ठीक है, आगे देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते, जो कुछ हमारा अब तक बच गया उसको हम इसमें देख लेंगे। किसी संख्या में से शेषफल घटाने पर, किसी संख्या में उसका शेषफल घटा देते हैं तो वह पूर्ण से विभाजित संख्या रह जाती है। जैसे हम कहते हैं कि 95 है, उसको 15 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल आता है, तो हम अगर 95 में से 5 जो उसका शेषफल है वो घटा देंगे तो 90 बचेगा और 90 क्या होगी 15 से पूर्ण से डिवाइड होगी। ठीक बात है ना। तो किसी संख्या में से शेषफल घटाने पर संख्या पूर्ण से विभाजित संख्या रह जाती है। दी संख्याओं में किसी विशेष संख्या से भाग दिया जाता है तो, दी संख्याओं में किसी विशेष संख्या से भाग दिया जाता है तो उनके गुणा में भी उसका भाग जाएगा, उनके गुणा में भी भाग जाएगा, उनके योग में भी भाग जाएगा, उनके अंतर में भी उसका भाग जाएगा। जैसे AX और BX है, दो संख्याएं, इनमें मान लो x का भाग जाता है, x से भाग दिया जाता है तो उनका गुणा क्या होगा
x इंटू ए इंटू बी, इसमें भी x से डिवाइड होगा। इनका योग क्या होगा, a प्लस बी, एक्स इंटू ए प्लस बी, इसमें भी x से भाग जाएगा। इसका अंतर क्या होगा, x इंटू ए माइनस बी, इसमें भी x का भाग जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ईजी और बहुत ही अच्छा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, और भिन्नों की छोटी और बड़ी देखना। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है आपको, और इसका सबसे सिंपल मेथड मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जिससे आपको कुछ दिमाग ही लगाना है, सीधा आपको आंसर आएगा। उचित भिन्न क्या होगी, जिनका अंश छोटा और हर बड़ा होगा। अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होगा। ठीक बात है, मतलब उचित भिन्न जो होगी जिसको डिवाइड करने पर 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, और अनुचित भिन्न में क्या होगा, 1 से ग्रेटर देन बनाएगा, 1.234 कुछ कुछ आएगा, यहाँ पर 2.3.5 इस प्रकार से आएगा। ठीक बात है। अब बड़ी और छोटी भिन्न, एक पहला कंसेप्ट, अगर अंश और हर में अंतर समान है, अगर अंश और हर में अंतर समान है, जैसे यहाँ पर बन का अंतर है, यहाँ पर बन का, यहाँ पर बन का, यहाँ पर भी बन का है, तो बड़ी दिखने वाली, बड़ी जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी, और छोटी दिखने वाली छोटी जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी। मतलब जो ऊपर का नंबर, अगर दोनों में को हम कंपेयर करेंगे, अगर वो दोनों बराबर है, तो बड़ी दिखने वाली मतलब जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी होगी। जैसे इसमें दोनों में सब में क्या है, अंतर बराबर है, तो बड़ी दिखने वाली 4/5 तो ये बड़ी हो जाएगी, और छोटी दिखने वाली 1/2 छोटी हो जाएगी। लास्ट देखते, अंतर असमान है तो अंश हर में से अंश को घटाने पर और फिर भाग देकर ज्ञात करते हैं। अंतर अगर असमान है तो अंश में से हर को, इन दोनों में से हर को आपस में घटा देंगे, जिससे क्या है वो नंबर छोटे हो जाएंगे थोड़े थोड़े से। अब इनमें क्या करेंगे, इसके बाद इनको डिवाइड करके देखेंगे, जैसे 5/4 को 11/6 को 8/7 को, इस सबको डिवाइड करके देखो। डिवाइड करने पर 1.25, 1.83, 1.14, 1.75 इस प्रकार से नंबर आएंगे। तो इनमें से जो बड़ा होगा वह बड़ा, जो छोटा होगा वह छोटा। तो बड़ा क्या होगा 11/17 और छोटा क्या होगा 8/15। मैं इसका आपको सबसे इजी रास्ता बताता हूँ। आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास टाइम होता है सबसे लास्ट में आपको मैथ करनी है। आपको डायरेक्ट इनको डिवाइड करके देख लेना है, 2 से 3 नंबर तक डिवाइड करना है। 2 से 3 नंबर तक जैसे डिवाइड करोगे, जैसे आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सी घात छोटी है, कौन सी घात बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, तुरंत आपको पता चल जाएगा। आगे देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो है उनको अब एक बार देख लेते हैं, जो कुछ इस चैप्टर में बच गया उसे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। एक बार एसएससी में इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 होती है, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। इसके अलावा कोई सी भी सम संख्या है जो अभाज्य नहीं है। n लगातार सम संख्याओं का योग क्या होता है, n × n+1 होता है। n लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, 2n × n+1 × 2n+1 अपॉन में 3 होता है। n लगातार सम संख्या घनों का योग 2n² × n+1 का होल स्क्वायर। n लगातार विषम संख्याओं का योग n² होगा, और n लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग n 2n+1 2n-1 अपॉन 3 होगा। आप ज़्यादा नहीं, अगर इसमें से याद करना ज़्यादा नहीं चाहते हो तो मैं बताऊँ उनको तो आप याद कर ही लेना, जिनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कौन कौन से देखने, देखो एक तो आपको ये देखना है, और एक ये इम्पोर्टेंट है ये याद कर लेना, और एक ये इम्पोर्टेंट है ये याद कर लेना। n लगातार सम संख्या का योग क्या होता है, n × n+1, और n लगातार विषम संख्या का योग क्या होता है, n² होता है। ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर था किसका, नंबर सिस्टम का। तो इस चैप्टर को आपको याद करना है, अच्छे से इनको देखना है वीडियो को, और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेशन में हम लेके आएंगे। अगर आपको हमारे चैनल अच्छे लग रहे हैं तो इससे स्टडी मटेरियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें भी क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।